कि ये तो कोई शायर होते हैं, बुक से पढ़नी होती है, वो होता है, खुद से माइंड में कैसे आती है। तो मुझे अपने आप के माइंड में आना ही अजीब लगता था। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इसका नाम रखा है मन के राज। ये कौन से राज है, मतलब रूहानी राज है या फिर आजकल के लड़के लड़कियों के जो मन के राज होते हैं वो वाले? मैंने वाकई इस बारे में कभी नहीं सोचा। और लव मैरिज वो मुझे मोहब्बत करके अनमोल करने वाले, मुझे मोहब्बत करके अनमोल करने वाले, क्यों मान ये इतने रखा दिए तूने। अगर आप वक्त ज़ाया करेंगे तो वक्त आपको ज़ाया कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट पाकिज़ा ज़हीर। आज मैं जिस पर्सनालिटी के साथ मौजूद हूँ ये प्रोफेशन के लिहाज से एक आई सर्जन है और इसी के साथ ये बहुत अच्छी पोइट और राइटर भी हैं। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम हनीफ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं आपको इल्म अदब का ज़ौक़ कैसे है? इल्म अदब का ज़ौक़ जब छोटी एज में उर्दू पढ़ती थी, 7th 8th क्लास में, 6th क्लास में इवन, तो जो पोइम्स या इस तरह पढ़ती थी तो बहुत अच्छी लगती थी उनकी तशरीह पढ़ना। और उसके बीच में तशरीह पढ़ते पढ़ते हम लोग शेर लिखने होते थे ना, इस तरह। तो कई बार मैं ख़ुद से शेर बना के भी लिख देती थी, कई बार नहीं टीचर्स को पता चलता था। 10-11 साल की थी तो माइंड में आती थी पोइट्री ना, जब दूसरी पढ़ती थी या तशरीह करते हुए माइंड में आ जाती थी, कभी कुछ सोचते हुए आ जाती थी, लेकिन पता नहीं होता था कि ये पोइट्री है और इसको लिखना होता है। और मैं ये कहती थी मेरे माइंड में खुद से कैसे आ जाती है। मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि ये तो कोई शायर होते हैं, बुक से पढ़नी होती है, वो होता है, खुद से माइंड में कैसे आती है। तो मुझे अपने आप के माइंड में आना ही अजीब लगता था। तो इसलिए मैं कहती थी कहाँ से टपक रही है मेरे अंदर, कहाँ से आई जा रही है इतनी सारी शायरी। मतलब इस तरह नया एक्सपीरियंस था ना, और एज कम थी, 10-11 साल थी, पता नहीं था कि ये कोई शायरी चीज़ होती है जो आपको माइंड में कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा होता है या कुछ भी आप पढ़ रहे होते हो, महसूस कर रहे होते हो, तो माइंड में आ जाती है। तो जब 12-13 साल की हुई 8th-9th क्लास में तो फिर लिखना शुरू किया और काफ़ी लिख चुकी थी। 10th क्लास तक तो मेरे आई थिंक 2 रजिस्टर जिसमें 100-150 तक होंगे नज़र। यस तो लेकिन वो सेव नहीं हो सके बिकॉज़ घर मतलब चेंज करना और उसमें ना हो जाता था, मिसिंग हो गई सारी चीज़ें, तो सेव नहीं हुई। मुझे बताएंगे आपने किस तरह की शायरी लिखनी शुरू की थी? मुझे अभी याद नहीं, वो मोस्टली जो मुझे अभी तक याद है ना, उनमें से सैड बहुत कम होंगी अब, चूँकि वो ज़ाया हो गए हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा जो याद है ना वो ये था, मैंने एक पोएम लिखी थी, चुन ले एक नई मंजिल, उसका नाम था। अब मुझे उसका अंदर नहीं याद, लेकिन उसका टाइटल मैंने रखा था चुन ले एक नई मंजिल। ये 9th क्लास में मैंने लिखी थी। और उससे पहले मैंने एक आज़ाद के नाम से एक 9th क्लास में, ये भी 8th-9th में लिखी थी, उसका नाम मैंने आज़ाद रखा था। तो इस तरह के थे। अब मुझे अंदर डिटेल नहीं याद मैंने क्या लिखा था, टाइटल अभी भी याद है। माशाल्लाह, इतनी अर्ली एज में आपके जहन में ऐसे ख्यालात आने लग गए, मतलब आप शुरू से ही टैलेंटेड है। पता नहीं, बस आते थे और मैं लिख लेती थी। अब इस बारे में पता नहीं टैलेंटेड थी या नहीं। अच्छा, आपने जो नई बुक लिखी है अभी रिसेंट आपकी आई है मन के राज, उसके बारे में कुछ बताएं। मन के राज मैंने जस्ट 3 to 4 months बैक जो मेरी पोइट्री थी वो मेरी सेव होती थी, फिर कोई 5-6 साल से सेव हो रही थी। मैं अपने फेसबुक के पेज पे या इंस्टाग्राम पे सेव कर लेती थी, उससे पहले वाली नहीं है सेव। तो वो जब इतनी हो गई, बस ये अल्लाह पाक ने ऐसा करना था। एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इसको बुक का, उससे पहले भी बहुत लोगों ने मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने ज़रा प्लान्ड तरीके से, उनका नाम हाफिज़ मोहसिन अली ख़ान है, मैं नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने इस बुक को लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो उसमें ये था, उन्होंने सारा मुझे प्लान बताया कि इसे मैंने कहा कि मुझे बुक कैसे करनी है, मुझे आगे नहीं पता, लिख तो लिए, आगे बुक की फॉर्म में कैसे लाना है। तो उन्होंने कहा वो सारा हो जाएगा, वो मैं आपको प्लान बता देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 महीने बाद मेरे हाथ में बुक है और ये सब पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इसका नाम रखा है मन के राज। ये कौन से राज है, मतलब रूहानी राज है या फिर आजकल के लड़के लड़कियों के जो मन के राज होते हैं वो वाले?
नहीं, इसमें कोई डिफरेंशिएट करने वाली चीज़ ही नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। वो लड़का हो, लड़की हो, वो कुछ फीलिंग्स होती हैं, उनका नाम हम छोटी एज में कुछ और तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। बेसिकली इंसान के अंदर फीलिंग्स चल रही होती हैं और उन फीलिंग्स को अल्लाह पाक ने एक इंसान के इम्तिहान के लिए हमारे दिल में डाला है और उन फीलिंग्स के थ्रू आउट हम अपनी ज़िंदगी में उनमें से गुजरते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन होता है हमारा, वो यंग एज में हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हम अकल आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, तो वही एक्सपीरियंस मॉडिफाई हो जाता है। तो छोटी एज में और तरह से होता है, थोड़ी मैच्योर एज में और तरह से होता है, और ये सब चीज़ें आपको अल्लाह पाक से कनेक्ट करवाती हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट मैच्योरिटी और एज का और इल्म और हिकमत का डिफरेंस है। अच्छा, अब आप मुझे कुछ अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताएं, कैसे? एजुकेशनल जर्नी बिल्कुल नॉर्मल लोकल स्कूल से मैट्रिक किया। लाहौर का एक स्कूल था, मूनलाइट स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने एफएससी की और एफएससी के बाद मेरा एडमिशन हो गया एमबीबीएस में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में। वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। 2014 में मैं एमबीबीएस करके वहाँ से पास आउट हुई। 2015 में मैंने हाउस जॉब की और 2016 से 2020 तक मैंने अपनी ट्रेनिंग की, एफसीपीएस की, फेलोशिप ट्रेनिंग, और 2020 में ही ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद मेरा एग्ज़ाम पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं कंसल्टेंट बन गई, एक आई सर्जन जिसे फ़ेलो बोलते हैं। और उसके बाद से मैंने अपना ये सर्जरी और क्लिनिक और पेशेंट देखने का जर्नी मेरा कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुई है, तो अब वहाँ पे जॉब जारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएंगे, आपकी एक बुक तो हो गई है पब्लिश, ठीक है, अभी इसके बाद आपने और भी बुक्स लिखी हैं, आपका क्या? बुक का जो मटेरियल है वो 4 to 5 बुक्स का लिख चुकी हूँ और उनके नेम भी ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद एक पंजाबी की बुक आएगी, बिकॉज़ मेरा पंजाबी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, मेरी मदर लैंग्वेज है पंजाबी। उसका नाम होगा इंशाल्लाह खेडां ए मिट्टी दियाँ, खेडां ए मिट्टी दियाँ नाम है, ये मैंने अपने दिल से। उसके बाद एक बुक आएगी इंशाल्लाह मीम, सीन और इश्क, मैंने इसमें ज़िक्र किया है दोनों बुक्स का। उसके बाद भी एक बुक प्लान है और उसके बाद एक इंग्लिश की बुक भी प्लान है इंशाल्लाह। तो 4 to 5 बुक्स प्लान हैं जिनका मटेरियल ऑलमोस्ट डन है, लेकिन विद टाइम आएंगी, बिकॉज़ अभी ये सब पढ़ लें। 6 मंथ्स के इंटरवल के साथ मेरा प्लान है इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत से शायरों को इल्हाम होता है, तो आपकी शायरी करने का क्या तरीका है? इल्हाम के मैं नहीं जानती कि किस तरह आप उसको इल्हाम समझ रहे हैं, बिकॉज़ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उसकी। बट माइंड में जो अगर पूरी गज़ल होती है तो एक जो मिसरा होता है या एक शेर होता है, वो थ्रू एनी एक्सपीरियंस आपके माइंड में मेरे आ जाता है, और उसके बाद उसको तरतीब देना, उसके लिए थोड़ा सा अपना नॉलेज और थोड़ा सा अपना उसको वज़न में रखना, और उसके लिए अपना नॉलेज यूज़ करना पड़ता है। लेकिन एक या दो मिसरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको फ़र्स्ट टाइम अपने एक्सपीरियंस से माइंड में आते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब आपको पहले एक सेंटेंस आ जाता है माइंड में, फिर उसको आप वर्ड्स आगे पीछे करके उसके आगे वज़न में पूरी गज़ल कंप्लीट करते हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, आपका कोई उस्ताद है या फिर आपने खुद ही से शायरी करना शुरू की? जो पोइट्री स्टार्ट की थी, बिल्कुल गाइडेंस उस टाइम नहीं ली थी। बस मैं जो लिखती थी कभी उर्दू के टीचर को पढ़ा देती थी, और ज़्यादा तो स्टार्ट में थोड़ा सा मजाक ही उड़ता था अगर मैं बताती थी कि मैंने खुद लिखी है, इस तरह का था। लेकिन एज सच किसी ने शायरी सिखाई हो इस तरह नहीं था। और बाद में भी अभी तक इस बुक में भी एज सच नहीं, मतलब जो करेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं कराई, सब खुद ही किया है, कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं। फिर तो आप बड़ी इंटेलिजेंट है, आपको खुद से शायरी आ गई, खुद ही से राइटर बन गई हैं आप, फिर आई सर्जन भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं सब? नहीं, ये जो अभी आपने बात की ना कि शायरी तो सीखने से नहीं, शायरी बहुत नेचुरल, जैसे बाकी टैलेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको नेचुरल है। थोड़ा सा आप विद अपने इन्वायरमेंट से ग्रूम अप हो सकते हो, लेकिन ये एक नेचुरल है, इसको आई थिंक सो सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें है वो विद टाइम आप खुद ही सीख लाते। आप जितनी शायरी करते हो ना, उतना करते करते आप खुद ही सीख जाते हो। आपका कोई रोल मॉडल है जिसमें आप खुद को देखती हैं? रोल मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें ख़ुद को देखना ये ऐसा नहीं है, क्योंकि सब इंसानों को अल्लाह पाक ने डिफरेंट पैदा किया है। लेकिन रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मेरे अब्बू, मेरे कुछ उस्ताद,
कासिम अली शाह साहब, जावेद इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, मेरे अपने प्रोफेसर डॉक्टर कासिम लतीफ़ चौधरी, प्रोफेसर हामिद महमूद भट्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि आप फ्यूचर में अपनी राइटिंग और पोइट्री को कहाँ देखती हैं? मतलब एक किताब तो आप लिख चुकी हैं, और कितनी किताबें लिख छोड़ेंगी आप लोगों के लिए? मैं इंशाल्लाह लिखती रहूँगी, बिकॉज़ लिखना तो बचपन से स्टॉप ही नहीं हुआ। मैं लिखती रही हूँ और इंशाल्लाह लिखती रहूँगी। और अब एक बुक की फॉर्म में आ गई है तो पूरा प्रोसीजर पता चल गया है, तो इंशाल्लाह बुक्स की फॉर्म में आता रहेगा। और इसको कहाँ देखती हूँ इस बारे में तो मैं नहीं बता सकती, ये तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। मैंने लिख के पेश कर दी है, अब आगे पढ़ के इसको किस तरह किसी ने समझना है, जिनके लिए लिखी है, ऑफ़ कोर्स अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, उर्दू समझने वालों के लिए, पंजाबी समझने वालों के लिए लिख रही हूँ। इंग्लिश में जो होगी वो इंग्लिश समझने वालों के लिए। तो ये तो उन पढ़ने वालों पे डिपेंड करता है कि शायरी कहाँ तक जाएगी। हमने रिसर्च की है थोड़ी बहुत, तो हमें पता चला कि आप काफ़ी संजीदा हैं। तो आप संजीदा हैं वाकई में, या फिर लोगों की प्रोफेशन की वजह से, या ये लिखने की वजह से? एक वक्त में इंसान को बहुत सारे रोल्स अपने करने होते हैं लाइफ में। जैसे एक दिन है उसमें मैंने माँ का रोल भी प्ले करना है, मैंने डॉक्टर का भी करना है, मैंने शायरी भी करनी है, मैंने दोस्तों से भी मिलना है, बहन भाइयों से भी मिलना है। तो हर इंटरेक्शन में आप ना तो कंप्लीट संजीदा रह सकते हो और ना ही मुकम्मल तौर पे आप अपना वो एक मज़ाहिया बिहेवियर या इस तरह रख सकते हो, ऐसा कि जो सब चीज़ों हर रोल में आपको एक डिफरेंट बिहेवियर अपनाना होता है। और नेचुरली है, आई थिंक जैसे जैसे काम की नौयत चेंज होती है वैसे वैसे बिहेवियर अपनाना पड़ता है और हो जाता है आपका। मतलब आप जिससे मिलती हैं, जिस तरह का नेक्स्ट पर्सन हो, लाइक आपके घर में आपकी फैमिली है तो उनके साथ फैमिली की तरह, प्रोफेशन में डॉक्टर की तरह, जैसे आप आई सर्जन हैं। तो जब आप सर्जरी करती हैं आपको डर नहीं लगता आंखें खोल के? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। और ये तो डर आपको सबसे पहले ख़त्म करना पड़ता है, फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ने के काबिल होते हो। डर को तो सबसे पहले आपको दफन करना होता है और डर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले दिन जब पेशेंट आपको दुआएं देता है, पेशेंट को नज़र आ रहा होता है, तो आपकी सारी मेहनत वापस आ जाती है और सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उस टाइम के। कितना खुशी होती होगी ना कि मेरी वजह से ये मैंने इसको ठीक कर लिया। इसकी खुशी होती है, खुशी दुआएं हासिल करके ज़्यादा होती है। जब कोई पेशेंट दुआ देता है तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। चलें, अच्छा मुझे बताएं, और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, आपने आई सर्जन ही क्यों बनना डिसाइड किया? काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है। तो मैंने ये देखा कि आई सर्जरी बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। आपका पेशेंट अगर सब ठीक रहा है ना, तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और एक इसको हम रिवॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। मुझे ये लगा और इसलिए मैंने ये चूज़ किया। अच्छा, माशाल्लाह से आप अर्ली एज में ही आई सर्जन बन गई हैं, तो आगे अपने इस प्रोफेशन को कहाँ देख? मैं आगे इंशाल्लाह इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करूँगी और जितना हो सका अपने डोमेन में रह के अपनी इस फील्ड को आगे लेकर चलूँगी। और अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे तो मैं ये कभी भी ना रुकूँ, कभी भी। अभी तक मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने जब से 2008 से MBBS में एडमिशन हुआ उसके बाद से स्टडीज़ और अपने काम से ब्रेक नहीं लिया, इवन 1 मंथ का भी, तो सब कंटिन्यू रखा। तो अभी भी मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि मुझे सेहत दे अल्लाह पाक और मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं इसको कंटिन्यू रखूँ इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बच्चों का जिक्र किया, तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, शादी कब हुई? शादी मेरी FSC के बाद हो गई थी, व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड 2008 में। तो फिर मेरा बेटा है। काली लव मैरिज? वो मेरे ख्याल में लव अरेंज का तो कोई वो नहीं होता, बाद में सेम ही होता वो। हाँ, इसका नहीं। और 17 इयर्स में क्या, मैं ज़्यादा अपने स्टडीज़ के बारे में पैशनेट थी, तो अम्मी अबू ने जैसे डिसाइड किया, बहुत अच्छा डिसाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। और बेटा है मेरा 11 साल का माशाल्लाह, और बेटी है 6 साल की। तो ये मेरी फैमिली है, हस्बैंड है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप घर, बच्चे और अपने प्रोफेशन को, और फिर राइटर भी हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज बहुत इजीली हो जाता है अगर आप दिल से करो काम तो, और आपकी ख्वाहिश हो तो। जो राइटिंग है और पोइट्री ने तो जगह ज़बरदस्ती बनाई है, ज़बरदस्ती नहीं कह सकती, लेकिन वो अपनी जगह बना लेती है। मैंने जब लिखना होता है, मैं कई बार ड्राइविंग कर रही होती हूँ, मुझे गाड़ी साइड पे लगा के लिखना पड़ता है। जब आपके माइंड में आता है ना, तो ये एक चीज़ होती है कि कई बार मुझे साइड पे पार्क करके फिर मुझे लिखना पड़ता है। आप क्या डरती हैं कि निकल ना जाए, जल्दी से लिख लूँ मैं?
वो आप ये भी कह लें, ऐसा भी होता है कई बार बाद में भूल जाता है। मैंने ऐसा किया कि कई बार मैंने इग्नोर किया तो बाद में मुझे भूल जाता है वो। तो बेहतर ये होता है कि आप फ़ौरन से लिख लो किसी अच्छी जगह पे मैनेज करके। फिर कई बार रात को सोने से पहले आपके माइंड में आ जाती है, कई बार आप फारिग बैठे होते हो शाम के टाइम में, कई बार कुछ भी कर रहे हो आप कर सकते हो, तो पोइट्री राइटिंग आपकी जगह बना लेती है। ये जो राइटर्स होंगे, पोइट्स होंगे, उनको पता होगा। तो बाकी चीज़ें फैमिली है और अपना प्रोफेशन है, सब दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत टाइम होता है। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, अल्लाह पाक सेहत दे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कह नहीं बहुत टाइम होता है, मेरा टाइम कहाँ जाता है मैनू समझ नहीं आती, कुछ बहुत छेती छेती लग जाता है। अच्छा, शादी से पहले की ज़िंदगी अच्छी थी या शादी के बाद? दोनों बहुत अच्छी थी, दोनों बहुत अच्छी हैं। और कोई इस तरह कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। पहली वाली थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन दोनों अपनी जगह पे अच्छी थी। पहले वाली बहुत थोड़ी लाइफ गुजारी है, सिर्फ 17 साल गुजारे हैं, और लेकिन बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप अपने पसंदीदा शायर के बारे में कुछ बताएं, कोई है आप? मैंने बहुत ज़्यादा शायरी पढ़ी ही नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो FSC तक एक उर्दू की जो हमारी बुक थी, वहीं से जो अल्लामा इकबाल की कुछ गज़लें थी, मिर्ज़ा गालिब की थी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की थी, और वही पढ़ती थी। मैंने एक्स्ट्रा कोई शायरी की बुक या इस तरह नहीं पढ़ी। मुझे शायरी पढ़ने से लगाव ही नहीं है, सिर्फ लिखने से है, और इतना सा ही मेरा एक्सपीरियंस है जो FSC लेवल तक होता है। मैंने इवन बुक में भी इस बात का जिक्र किया है। तो पसंदीदा शायर सब अच्छे हैं, मुझे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जिसको आप, क्योंकि सब अपने स्टाइल में लिखते हैं, सबको अल्लाह पाक ने डिफरेंट अनायत की है। तो सब जितने भी हैं हमारे उर्दू लिटरेचर के, सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा पसंद है? मतलब प्रोफेशनली आप डॉक्टर हैं, तो आपको डॉक्टर रहना ज़्यादा पसंद है या राइटिंग करना? दोनों कामों का कंपैरिजन ही नहीं है। ये मेरे एक पर्सनल, वो एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन भी मैंने बहुत दिल से अपने पैशन से चूज़ किया। और शायरी तो बचपन से साथ चल रही है, शायरी ने अपनी जगह बनाई हुई है, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। मैं दोनों चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं बाकी भी जो मेरे लाइफ में रोल्स हैं, मैं उनको भी बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ में बच्चों को फोर्सफुली बोला जाता है कि आपने डॉक्टर ही बनना है या आपने इंजीनियर ही बन जाए। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आपका शौक़ था, या आपको फैमिली की तरफ? तो मेरा बचपन से जब मैंने बोलना शुरू किया था, तो मैं यही कहती थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो मैं अपने शौक़ से बनी हूँ, मेरे पे ज़बरदस्ती नहीं थी, और ये मेरा अपना शौक़ था, मेरा पैशन था डॉक्टर बनना। अच्छा, मैं एक और डॉक्टर से भी मिल के आई हूँ, बड़ी क्यूट सी डॉक्टर है, दुआ हुसैन डॉक्टर, वो भी बड़ी अच्छी डॉक्टर इंशाल्लाह। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं, मेरा एक और भाई है और फिर एक छोटी बहन है, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हम डॉक्टर हैं। अच्छा, क्या प्रोफेशन ख़त्म हो गया था कि आप तीनों बहन भाई एक ही प्रोफेशन में घुस गए? मतलब कैसे? वो इस तरह के मेरे छोटे बहन भाई, उन पे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन एक इंस्पिरेशन होती है शायद, तो इंस्पिरेशन से वो बने हैं। और डॉक्टर फील्ड, मेडिकल प्रोफेशन बहुत वास्ट है। आप एक ही फील्ड में रह के आप बहुत डिफरेंट तरीके से, मेरा भाई एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और मेरी सिस्टर इमरजेंसी मेडिसिन करती है, मैं जो हूँ इधर आई सर्जन हूँ। तो हमारी फील्ड्स बहुत डिफरेंट है, हम डिफरेंट अपने उसमें डोमेन्स में सर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, संजीदा बातें बहुत हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो गया है। अब मुझे ये बताएं, अपनी ज़िंदगी का कोई हसीन लम्हा बताएं जिसमें आप बहुत खुश हुई हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई एक हसीन लम्हा तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। हर लम्हा अल्लाह पाक, जो हर दिन है वो हसीन होता है पहले से, और हर दिन आप सीखते हैं। बहुत सारे लम्हात हैं जो हसीन है, और हर लम्हे के लिए, हर दिन के लिए अल्लाह पाक का शुक्र। ये लम्हा जिस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, आप इंटरव्यू करें, ये बहुत हसीन लम्हा है। तो सब लम्हे, मैं कोई एक चूज़ ही नहीं कर सकती हूँ कि कोई एक लम्हा बहुत हसीन हो। मैं जब डॉक्टर बनी उस दिन, जब मैंने अपने अम्मी अब्बू से मिली, उनको ख़बर दी कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, वो लम्हा बहुत हसीन था। जिस दिन MBBS में एडमिशन हुआ था, वो लम्हा बहुत हसीन था। जिस दिन मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया था, वो लम्हा बहुत हसीन था। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, वो बहुत हसीन लम्हा था। मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ जो बाहर के मुल्क से आते हैं बहुत देर बाद, मैं उनको देख के बहुत खुश होती हूँ। सब लम्हे बहुत हसीन हैं। माशाल्लाह, आप डॉक्टर हैं, शायर भी हैं, और फैमिली भी आपकी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। तो कोई ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया हो जिसमें आप बहुत परेशान हुई हो, कोई बुरा लम्हा? परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई ये कहे ना कि देखने में ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है और फ़लाँ बहुत परफेक्ट है, ये हमारी इंसानों की अल्लाह पाक ने जो एक शऊर हमें दिया है ना, उसका ये पार्ट है कि हमें
दूसरों का जो सामने है वो ठीक से उस तरह नहीं हम परसीव कर सकते जब तक आप खुद उस जगह पे नहीं होते। तो परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, रोज़ की बेस पे आती हैं, और ये आपका अपना जो रिएक्शन होता है परेशानी में, और आप उसको डील कैसे करते हो, और आपका अल्लाह पाक से ताल्लुक़ कैसे है, कैसा है, और खुदा की मदद और ईमान, इस पे सब चीज़ों का मुनहसर होना है। तो सब विद टाइम रोज़ाना की बेस पे कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है। अच्छा, आपकी फैमिली वाले किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, डॉक्टर को या शायरा को? मेरे फैमिली वाले मुझे अनम को ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे मुझे माँ के तौर पे, और जो नॉर्मल अनम है घर के लिए ना मैं शायरा होती हूँ और ना मैं डॉक्टर होती हूँ, वो मैं नॉर्मल जो मैं हूँ उसी तरह बच्चों को मैं अपनी माँ के तौर पे पसंद हूँ, अनम के तौर पे। डॉक्टर हैं, शायरा हैं, इसके अलावा क्या क्या करती हैं आप? मैं इसके अलावा बहुत कुछ करना होता है आपको रोज़ाना की बेस पे। मैं कुकिंग करती हूँ, मैं कुकिंग भी कर लेती हैं, आटा गूंथती हैं? यस बिल्कुल, आटा भी गूंद लेती हूँ। सर्जन भी आटा गूंथते हैं, यानी कि अगर मैं गूंदूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, मेरी एक हेल्पर है बच्ची, वो मेरी हेल्प करती है, लेकिन वक्त आने पे मैं भी गूंद लेती हूँ। और इसके अलावा डिफरेंट हॉबीज़ हैं। मैं इवन यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी से और अपने लर्निंग जो है और टीचिंग, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं अपने स्पिरिचुअलिटी पे कुछ ना कुछ वीडियोस बिल्कुल कैजुअली अपलोड कर देती हूँ। मैं डॉक्टर अनम हनीफ़ के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल। वो ये सब काम साथ साथ चलते हैं। अच्छा, आप किताब लिखने से पहले याद करती हैं, या आपको कैसे याद रहता है इतनी लंबी लंबी चीज़ें कि कैसे लिखनी है? मैं अपने मोबाइल में एक ऐप में नोट्स सेव कर लेती हूँ जो भी मुझे माइंड में आता है। और मैंने आपको बताया कैसे माइंड में आता है, किसी भी सिचुएशन में, कई बार ड्राइव करते हुए, कई बार फारिग बैठे हुए, कई बार कोई काम करते हुए मैं सेव कर लेती हूँ, और उसी में सारा मटेरियल सेव है। उसके बाद मैं सॉर्ट आउट करती हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक, किस बुक में कौन सी, और फिर उसको प्रूफ रीड करना होता है, वो भी मैं खुद करती हूँ। और इस तरह बुक्स का सिलसिला जारी है। एक आम हाउसवाइफ की तरह आप ड्रामे मूवीज़ वगैरह भी देखती हैं, या बस काम ही? उस तरह अगर आप टीवी पे ड्रामे मूवीज़ की बात करें तो वो नहीं देखती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ ही इतना ज़्यादा ड्रामा हो जाता है रोज़ाना की बेस पे कि वो वाकई ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आप लाइफ में आपके पूरा प्रॉपर टाइम से आपने स्केड्यूल बनाया और टाइम स्पेंड करना हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो फिर टाइम नहीं मिलता। बहुत रेयर है कि मैं देखूँ, मेरी आदत नहीं है, मुझे टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, नेचर के बारे में आप क्या सोचती हैं, वो थोड़ा हमारे साथ थॉट शेयर? नेचर एक वो नेचर है जो हमें अल्लाह पाक ने 5 सेंसेस दिए हैं, हवा से खमसा, जिसके थ्रू हम परसीव करते हैं इस दुनिया को, इस कायनात को। उसके थ्रू जो परसीव करेंगे उसी के बारे में एक इंसान बता सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नेचर लिमिटेड है इन 5 सेंसेस के थ्रू, तो ऐसा नहीं है। ये कायनात बहुत बड़ी है, हमारी परसेप्शन से कहीं ज़्यादा ये नेचर एक्सपैंड की हुई है। और बेसिकली अल्लाह पाक ने ये शऊर और नॉलेज हमें इसीलिए दिया है कि हम परसीव करें और उसकी जो कुदरत है और उसकी निशानियों को देखें और उसको समझें और खुदा की वादानियत को समझने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दें कि वो क्या चीज़ है जो इंसान तो देख सकता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकता? मैंने वाकई इस बारे में कभी नहीं सोचा, और आपको मैं शायद इंटेलिजेंट लग रही हूँ। हर इंसान की नॉलेज लिमिटेड है, और ये तो वाकई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, आप मुझे बता दें प्लीज़। चलें, अब हमारे साथ आप अपनी कुछ पोइट्री शेयर करें ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि आप किस तरह की पोइट्री लिखती हैं और क्या थॉट्स हैं आपके। मन के राज में से मैं आपको एक पोइट्री का पीस सुनाती हूँ। ए मकतब ये क्या सबक पढ़ा दिए तूने, ए मकतब ये क्या सबक पढ़ा दिए तूने, सब भुलाकर मन के राज सिखा दिए तूने। जायके ज़िंदगी के सब तलफ हुए, जायके ज़िंदगी के सब तलफ हुए, इश्क ये क्या नए मज़े चखा दिए तूने। मुझे मोहब्बत करके अनमोल करने वाले, मुझे मोहब्बत करके अनमोल करने वाले, क्यों मान ये इतने रखा दिए तूने। फिर रात होने का इंतज़ार भी ना किया, फिर रात होने का इंतज़ार भी ना किया, दिन में ही सब तारे दिखा दिए तूने। किसी भी अरमां की आबियारी ना की, किसी भी अरमां की आबियारी ना की, नन्ही कोंपले नन्हे फूल सुखा दिए तूने। क्या बात है, बहुत अच्छी शायरा हैं आप तो। मेरे ख्याल से बाकी देखने वाले भी फ़ैन हो गए होंगे अभी तक। और आपको इनकी शायरी कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये बात एक जो दिल में है किसी और बात से मिला रही, ये बात एक जो दिल में है किसी और बात से मिला रही,
ये जो कायनात मेरे अंदर है किसी और कायनात से मिला रही। मैं तुझसे भी दूर हूँ और ख़ुद अपने आप से भी, मैं तुझसे भी दूर हूँ और ख़ुद अपने आप से भी, मुझे फ़ासलों की ये पेचीदगी मेरी औकात से मिला रही। तन्हाइयों में ख़ुद से कुछ मेल जोल है चल रहा, तन्हाइयों में ख़ुद से कुछ मेल जोल है चल रहा, मेरी ज़ात मुझको मुझ में ही एक और ज़ात से मिला रही। देखो तुमसे मिल रहा हूँ मगर खो रहा कहीं और हूँ, देखो तुमसे मिल रहा हूँ मगर खो रहा कहीं और हूँ, मुझे मुलाकात इस वक्त किसी और मुलाकात से मिला रही। ये जाम का असर है या चराग गुल है मैं खाने में, ये जाम का असर है या चराग गुल है मैं खाने में, ये तारीकी जो फैली है शायद किसी रात से मिला रही। आपने माशाल्लाह अर्ली एज में इतना एक्सपीरियंस, और आप डॉक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, और यहाँ पे हमारी जो यंग जनरेशन है वो कहते हैं कि जी काम ही नहीं मिलता और ये नहीं होता वो नहीं होता, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि अपने टाइम को बहुत कीमती समझें, टाइम ज़ाया नहीं करें। जब आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे ना, अगर आप वक्त ज़ाया करेंगे तो वक्त आपको ज़ाया कर देगा। तो खुदा पाक पे ईमान रखें, अल्लाह पाक के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखें और उसको देखें कि कल से बेहतर मैं आज कितना हूँ, ठीक है। और अपने वक्त को कीमती जानें, टाइम ज़ाया करना छोड़ दें। अगर आपके पास फारिग टाइम है ना तो उसमें भी आप अपने आप पे ध्यान दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। फारिग टाइम में भी एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए कि आप ख़ुद के लिए क्या कर रहे हैं, और ये मेरा मैसेज है। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इसी तरह से लोगों की हेल्प करती रहें और अपने काम को जारी रखें, और इसी के साथ हमें दें इजाज़त। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।